नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार गर्माती जा रही हैं। आने वाले इस चुनाव में न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर भी बहुत कुछ दांव पे लगा है। हर चुनाव की अपनी एक अलग रंगत होती है। राज्य के अलग अलग इलाकों का अपना एक अनोखा चरित्र होता है। साथ ही प्रत्येक इलाके की अपनी अपनी सामाजिक, आर्थिक, जमीनी सच्चाइयां भी होती हैं और इसी आधार पर तमाम दल अपनी रणनीति भी बनाते हैं। ये बात हम आज आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने तक डीडी न्यूज़ के इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम बिहार के हर जिले का पूरा सच आप तक पहुंचाएंगे। यानी बात होगी हर जिले के मुद्दे की, हर दल की, उस जिले की रणनीति की और जनता की अपेक्षाओं की। इसी कड़ी में आज बात बिहार के दो जिलों की करेंगे, नालंदा और सहरसा की। ये दोनों जिले मंडल की राजनीति का केंद्र बिंदु रहे हैं, तो नालंदा वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृहनगर भी रहा है। तमाम चीज़ों से आपको लगातार हम आने वाले आधे घंटे में रूबरू कराएंगे, लेकिन हम बात आपको कराएंगे और उसके अलावा आपको परिचय करा देते हैं उन मेहमानों से जो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगियों से भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में पटना से वरिष्ठ पत्रकार कुंदन कुमार जुड़े हैं, उसके अलावा दिल्ली स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं बिहार से ही। इसके अलावा एक और सहयोगी हमारे कुमार आलोक जो कि नालंदा होकर आए हैं, वहाँ की ज़मीनी सच्चाई को देख के आए, वो भी बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इन तमाम लोगों से, हमारे सहयोगियों से हम ज़मीनी सच्चाई जानेंगे, विश्लेषकों से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ चीज़ें इस बार के बिहार चुनाव में खास हैं जिसके आधार पर इस बार की राजनीति आगे बढ़ने वाली है। पहले बात नालंदा की कर देते हैं क्योंकि नालंदा जिले की एक अलग पहचान है। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने की वजह से नालंदा का राजनीतिक महत्व तो है ही, इसके अलावा ये जिला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का भी एक अनोखा नमूना है। और क्या कुछ खास है नालंदा की इस तस्वीर में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। बिहार का नालंदा जिला अपने गौरवशाली इतिहास को समेटे यह जिला प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से दुनिया भर में मशहूर था। इस विश्वविद्यालय के पुरातन अवशेष आज भी मौजूद हैं, जो देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। साथ ही यहाँ राजगीर स्थित कुंड भी खासा मशहूर है। इसके अलावा जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पावापुरी भी इसी जिले में स्थित है। यह जिला न सिर्फ अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है, बल्कि बिहार की सियासी चौपाल पर अपनी खास धमक रखता है। यह जिला राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म और कर्म क्षेत्र दोनों है। यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत खेती ही है। धान और दलहन यहाँ की मुख्य फसलों में से एक है। देश में नालंदा ही वो जगह है जहाँ पान खाने के शौकीन लोगों की पसंदीदा मगहिया पान की खेती होती है। हरनौत में रेल कारखाना और राजगीर में आयुध की फैक्ट्री होने के बावजूद इस क्षेत्र में बेरोजगारी और पलायन अन्य जिलों की ही तरह जारी है। भले ही यह क्षेत्र मुख्यमंत्री का कर्म क्षेत्र है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से यहाँ के लोग भी महरूम ही हैं। समाज तथा देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, लेकिन यहाँ अभी भी लोग टांगे की सवारी करना ज्यादा पसंद करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जिले में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर 2010 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जदयू और भाजपा गठबंधन ने इस जिले की 7 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। लेकिन बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में इस चुनाव में क्या होगा, यह देखना रोचक होगा। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में नालंदा की सीट जेडीयू ने किसी तरह से बचाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय यहाँ के 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर जदयू और 3 पर एनडीए को बढ़त थी। बदले हुए राजनीतिक हालात में कभी नीतीश के खासम खास रहे इस्लामपुर के विधायक राजीव रंजन के बीजेपी में शामिल होने से जदयू को तगड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में यहाँ असली परीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही होने वाली है। कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, नालंदा, बिहार। तो कह सकते हैं कि नालंदा की सड़कों पे टमटम दौड़ता नजर आ रहा है, लेकिन क्या यही एक रफ्तार रहने वाली है आने वाले समय के लिहाज से? लेकिन क्या ये रफ्तार और आगे बढ़ेगी, इस मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन नालंदा की वर्तमान अगर लिहाज से देखा जाए तो जो राजनीतिक लिहाज से जो सच्चाई है अपनी विरासत के इतर, वो कुछ आंकड़ों की नज़र से क्या कुछ बयां करती है, उस तस्वीर को देख लेते हैं। क्योंकि अगर हम तस्वीर देखें आंकड़ों के लिहाज से किस प्रकार का नालंदा का आज का राजनीतिक समीकरण है, तो उसमें कह सकते हैं कि अगर कुल आबादी की नालंदा की बात अगर की जाए तो 28,77,000 आबादी है, जिसमें पुरुष लगभग 15 लाख के आसपास है, महिलाएं लगभग 14 लाख के आसपास हैं। और तो ये अपने आप में वहाँ की एक जो आबादी का आंकड़ा है नालंदा जिले की, वो है। इसके अलावा हम अगर बात करें कि किस तरीके से और भी ऐसे आज के जो राजनीतिक आंकड़े हैं जो बताते हैं कि आखिर नालंदा आज कहाँ पे खड़ा हुआ है, उस पर भी अब नजर डालते हैं।
बात करें नालंदा की शहरी आबादी की, वो लगभग 16% के आसपास है और नालंदा जिले की जो ग्रामीण आबादी है वो लगभग 84% के आसपास है। यानी कह सकते हैं कि लगभग नालंदा पूरी तरीके से ग्रामीण समावेश में समाया हुआ है। शहरी आबादी काफ़ी कम इलाके में महज 16% के आसपास है, यानी कि शहरीकरण होने की बहुत बड़ी गुंजाइश नालंदा में नजर आती है। कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं, बात करते हैं कि आखिर नालंदा में किस तरीके से जो कुल मतदाता हैं जिसमें जो इस वक्त वोट करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में वो 19,49,000 है, लगभग 19.5 लाख है, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,34,000 है, महिला 9,14,000 के आसपास है। हालांकि महिलाओं का वोट आंकड़ा भले ही पुरुषों से कम हो, लेकिन बड़ी संख्या में निकल के महिलाएं मतदान करती हैं। कम से कम बीते आंकड़ों की नज़र से हम आपको आने वाली तस्वीरों में दिखाएंगे। और बात नालंदा की ही हम कर रहे हैं। यहाँ पे कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें अस्थावा एक सीट का नाम है, दूसरी विधानसभा सीट है विहार शरीफ, इसके अलावा हिलसा, नालंदा, हरनौत विधानसभा सीट है। कुल मिला के 7 विधानसभा सीटें हैं जो कि नालंदा के जिले के अंतर्गत पड़ती हैं, जिले की सीमा के अंतर्गत। और यहाँ पे किस प्रकार का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नजर आया था 2010 के विधानसभा चुनाव में, जदयू को 6 सीटें मिली थी, भाजपा को 1, कुल 7 सीटें हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा 2010 में जदयू और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो जाहिर सी बात है इस पूरे इलाके में या इस जिले की अगर बात की जाए तो भाजपा और जदयू का 2010 का गठबंधन यहां पर क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहा था। कम से कम 2010 की तस्वीर तो यही बयां करती है। लेकिन 2010 के चुनाव में जो नालंदा में मत प्रतिशत था, पुरुषों का था लगभग 49% और महिलाओं का मत प्रतिशत जो था वो था 47.95%। संख्या भले ही कम रही हो महिलाओं की, लेकिन बढ़ चढ़ के महिलाएं भी घर से निकलती हैं अपनी बात और आवाज़ को बुलंद करने के लिए। बाहर आके उन्होंने 2010 में मत दिया था। ये कम से कम आंकड़े नालंदा के हमको इस बात की तस्दीक करते हैं। कुछ और आपको आंकड़ों से रूबरू कराते हैं और अब बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बढ़त के लिहाज से देखा जाए तो अस्थावा पर जदयू, बिहार शरीफ पर लोजपा, राजगीर जो कि सुरक्षित उस पर भी लोजपा था और कुल जदयू के पास में 4 सीटें अपनी 6 में से 4 पे था और 3 पे लोजपा आगे थी। लोजपा को समझना होगा रामविलास पासवान की पार्टी जो कि एनडीए का गठबंधन है, यानी बीजेपी जिसका बड़ा दल है, उसने 3 सीटों पर भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हुए यहां पर बढ़त हासिल की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के अनुसार विधानसभावार बढ़त की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 4 जो थी वो जदयू के पास और लोजपा के पास में 3 सीटें थीं। ये कम से कम एक आंकड़ा है निकल के आता है। और हमारे साथ जो मेहमान लगातार बने हुए हैं कुंदन कुमार साहब जो कि पटना में मौजूद है हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। कुंदन जी, हमने देखा कि राजनीतिक आंकड़े किस तरीके से सब चीज़ें नजर आ रही हैं, लेकिन नालंदा के लिहाज से बात की जाए, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से एक लंबी विरासत होने के बावजूद भी अपनी चमक बीते समय में लगातार विकास के नाम पर क्यों खोता जा रहा है नालंदा, अगर वहाँ के मुद्दों के लिहाज से बात करें तो? आपने सही कहा, एक सांस्कृतिक धरोहर होने के बावजूद नालंदा विकास के क्षेत्र में, खास करके वैसे समय में जब वो मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, आगे नहीं बढ़ पाया है। वहाँ पे आज भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी समस्या है, कनेक्टिविटी, रोड, एयर लाइन, रेलवे लाइन और एयरपोर्ट, ये सब की बहुत बड़ी समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं रोजी रोटी के लिए, लेकिन डायरेक्ट ट्रेन उनको मुंबई का नहीं मिलता है। दिल्ली के लिए भी 2 ट्रेनें केवल जाती हैं अलग अलग जगहों से। क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बड़ा मुद्दा है नालंदा में। क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है वहाँ पे। पिछले 10 दिनों में 5 लोगों का मर्डर हुआ है और पुलिस की जो नाकामी है वो साफ साफ दिखती है जी। नालंदा में खास बात एक और चीज़ देखने को, नालंदा या बिहार के किसी ज़िले में जैसा बाकी के प्रदेशों में दिखता है कि जब कोई बड़ा कांड होता है, हत्या या किसी और तरह का अपराध, तो मंत्री लोग वहाँ जाते हैं, बड़े राजनेता जाते हैं देखने के लिए। लेकिन बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ के शासन में जो लोग हैं, जो वर्तमान दल शासन में है, उनके न मुख्यमंत्री जाते हैं और न ही कोई मंत्री लोग जाते हैं। सब कुछ पुलिस के जिम्मे छोड़ दिया जाता है और क्राइम कुछ इसके अलावा हो नहीं पाता है। टूरिज्म भी यहाँ पे एक ऐसा ग्रे एरिया है कि धरोहर होने के बावजूद हॉस्पिटलिटी और ऐसा कुछ ये आधारभूत संरचना नहीं बना जहाँ पे टूरिस्ट लोग यहाँ पे खास करके विदेशी लोग 2-4 दिन रहें और वहाँ पे क्या रेवेन्यू जनरेशन में वहाँ पे क्या एम्प्लॉयमेंट में हेल्प कर सके। तो ये सारी समस्याएं वहाँ इस चुनाव में दिखाएगा अपना रंग।
जी बिल्कुल, मैं आपके पास लगातार आता रहूंगा, आपके जो एक्सपर्ट कमेंट्स हैं वो लेते रहूंगा। शेखर अय्यर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद, उनसे बात करते हैं। शेखर जी, आपको लगता है अगर बिहार को इन जनरल तरीके से देखा जाए, नालंदा महज एक उदाहरण हो सकता है जिसको कि विश्व पटल पे बहुत बेहतर तरीके से रखा जा सकता है, या विजन कहीं कुछ कमी नजर आती है आपको कि अपनी चीज़ों को ही बेहतर तरीके से संवारना सजाना, वो चीज़ें शायद कहीं नहीं हो पाई बीते सालों में? देखिए, पहली बात जैसे कुंदन लाल जी कह रहे थे कि जो एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी नाते जिस तरह उसको फोकस मिल रहा था, जो अटेंशन मिल रहा था, उतना अटेंशन नहीं मिला है। क्या आप पड़ोसी उत्तर प्रदेश में देखिए, जहां मुलायम सिंह जी की अपने गांव हैं, अपने क्षेत्र है, वहां पे जिस तरह सफाया, जिस तरह उस कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट्स हुए हैं, वैसे डेवलपमेंट हम बिहार में नहीं देखे। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी का ये होगा कि जितना ध्यान हम देना हम दे चुके हैं, लेकिन वो जो बात जो बार बार आ रही है कि नालंदा एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, हिस्टोरिकल साइट है, और इतनी पोटेंशियल होते हुए भी क्यों उसका उतना डेवलपमेंट तेजी से नहीं हो पाया जी। तो ये बात इस चुनाव में भी यही मुद्दा है, क्या बिहार अपना जो क्षमता है, उसका जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को पूरा एक्सप्लॉइट कर पाए? उस पूरा जिस बात को लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूर्वी भारत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो शायद कहीं अछूता सा रह गया विकास के मोर्चे पे, शायद वही बात का जिक्र आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। वही बात है, देखिए जैसे वो कह रहे थे कि बॉम्बे के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो मतलब जब नालंदा एक खास करके बौद्ध धर्म के लिए इतना इंपॉर्टेंट जगह है, जैन धर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट जगह है, और जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनके लिए वो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, मतलब पर्यटक के लिए इतना, टूरिस्ट के लिए इतना पोटेंशियल है, अगर वो पोटेंशियल अगर हम डेवलप करें, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, इसके लिए आपको जिस परिमाण में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वहाँ पे, वो इन्वेस्टमेंट, उसकी अगर इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगी तब तक आप ये रोजगार की हम बात कर रहे हैं कि अभी भी वहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जी। तो ये नालंदा एक टेस्ट केस है जहाँ वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी होते हुए भी बिल्कुल उसका अटेंशन नहीं मिला, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो मतलब पिछले कम से कम जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, हमने देखा 2-3 महीना पहले एक स्कूल डायरेक्टर पे जो जिस तरह अटैक हुआ था, जो एकदम नेशनल खबर बन गया था ये। लेकिन बल्कि अभी भी मुख्यमंत्री वहां गए थे, कोई 716 करोड़ का भी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट्स की बात की, और वहाँ पे एक बड़े वर्धमान मेडिकल इंस्टीट्यूट ने उन्होंने उद्घाटन किया। लेकिन क्या ये चुनाव के समय इस तरह बिल्कुल ये अटेंशन मिलते जो बात कह रहे हैं शेखर साहब, वो एक तरीके से जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की गई। हम कुछ और तस्वीरों को देख लेते हैं कि आखिर जो जमीनी सच्चाइयां, सामाजिक और आर्थिक आंकड़े नालंदा के लिहाज से वो क्या कुछ बयां करते हैं। और तस्वीर अगर हम देखें आंकड़ों के लिहाज से तो क्या कुछ नजर आती है नालंदा के लिहाज से, आपको दिखाते हैं। बिहार के अगर महासंग्राम जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर देश का लिंगानुपात की बात की जाए तो 943 देश का लिंगानुपात है, बिहार का लिंगानुपात 918 है, जबकि नालंदा जिले की अगर बात की जाए तो बिहार से एक ज्यादा 919, यानी प्रति हजार के आंकड़े पे महिलाओं का जो संख्या है वो यहाँ पे बिहार के एवरेज से एक ज्यादा नजर आती है। लेकिन अगर साक्षरता के लिहाज से बात की जाए तो देश का जो औसत है वो 73% है, जबकि बिहार का 61.8% और नालंदा उसमें भी आगे नजर आता है 64.43%। यानी कि कम से कम इन दो मोर्चों पे नालंदा बिहार में कम से कम अग्रणी सा नजर आता है। लेकिन अगर शिशु मृत्यु दर के लिहाज से देखा जाए तो 40 प्रति हजार का आंकड़ा है देश का, 48 प्रति हजार का आंकड़ा है बिहार का, और नालंदा उसमें 47 पे बना हुआ है। ये आंकड़ा निकल के आता है, क्योंकि जो प्रति हजार अगर शिशु मृत्यु दर के लिहाज से देखा जाए तो उस लिहाज से ये चीज़ें कुछ और तस्वीर एक तरीके से बयां करती हैं। हम एक बार फिर से रुक करेंगे, कुंदन कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे और शेखर अय्यर साहब से भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर जो नालंदा की जनता है वो आखिर क्या चाहती है, उसके अपने क्या कुछ मुद्दे हैं, उनके क्या सरोकार है। अपने जनप्रतिनिधियों से उनकी ही जुबानी सुनते हैं, जनता बोले। तो आपकी जो प्रायोरिटीज बेस्ड जो समस्याएं हैं उसमें क्या चाहेंगे, क्या करें? यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है पानी का व्यवस्था करना। पानी की व्यवस्था, जैसे यहाँ कृषि प्रधान इलाका यहाँ पर है, यहाँ पर नदी का जो मुंह है, महाने नदी यहाँ का मेन प्रधान नदी है, उस नदी को साफ करके पानी का सप्लाई करना। गरीबों के लिए यात्री शेड होना चाहिए, घोड़ा गाड़ी का यात्री शेड होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। यात्री का सुविधा नहीं है यहाँ राजगिरी में। कोई पार्टी वाला जीतते हैं उनसे हमको नहीं मतलब है, खाली बिहार को अच्छा से चलाएं, देखते हुए सब समाज को देखते हुए, नाई हो चाहे और कोई भी समाज हो, सबको देखते हुए चलें। हमारे के राशन कार्ड ना मिला कि ना तेल मिला ना गल्ला मिला है, एगो कमाए वाला 10 गो खाए वाला की
तेल ना मिला है, ना घर द्वार झोपड़ी है, कुछ तो मिलवे ना कर। रोड पर धसता है गाड़ी, इतना हिल है कि जो तो हमार गाँव में गाड़िया धसतो जो निकालतो ना, अजय बनाए बुझे वोट देवो ना तो ना देवो वोट। और हमारे सहयोगी कुमार आलोक जो कि नालंदा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, वहां से जमीनी हकीकत को देख के आए, उनसे बात करते हैं। आलोक, आपको क्या लगता है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां करती हैं, हम कोशिश करेंगे आलोक हमारे साथ जुड़े, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ शेखर अय्यर जी लगातार मौजूद हैं। शेखर जी, जो हमने देखा कि जनता की जो मूलभूत बातें हैं वो कहीं ना कहीं वही जमीनी चीजें निकल के आती हैं, बात चाहे बिजली, सड़क, सुरक्षा, पानी की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की, जो मूलभूत सुविधाएं, उससे ही ऊपर उठने की जो अगला पायदान है वहां ही नहीं पहुंच पा रहे। क्या वो बड़ी वजह है कि लंबे समय से बीमारू राज्य की जो फ्रेमवर्क है उसमें बिहार बना रहा है और क्यों नहीं निकल पाए, तब जबकि जब कहा जाता साहब 15-16% हमारी जीडीपी रही है? देखिए, पहली बात है, मतलब एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी नाते, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहाँ उस क्षेत्र से है, कम से कम उसको एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी रूप में तो डेवलप कर सकते थे जी। वो हम देख रहे हैं कि अभी भी वो पानी की बात हो रही है, अभी भी बेसिक जो चीज़ें की बात हो रही है, वो मतलब जैसे वो महिला बताते थे कि ये जो आम जनता में जो जरूरी है, तो बाकी चीजें तो बड़ी बात है, मतलब हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, टूरिस्ट कैसे डेवलप हो तो अलग बात है, लेकिन जो मूलभूत विकास अभी नहीं पहली पहुंच पाया चीजें हैं वो अभी तक लगता है कि वो पूरी परिमाण में वहाँ एक दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी कुमार आलोक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कुमार, क्या वो बड़ी वजह आपको नजर आती है कि जो कह सकते हैं एक तरीके से कि 2010 का जो विधानसभा चुनाव था, जो कि एक तरीके से पूरे विकास के मुद्दे पर लड़ा गया था, बहुत कुछ दावे भी किए गए थे, सुशासन बाबू की बात की जा रही थी, 16% जीडीपी की बात की जा रही थी, अभी भी क्यों इतना बड़ा पिछड़ापन, तब जबकि वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी? संभवतः हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से नहीं हो पा रहा है, हम बात करेंगे। कुंदन जी हमारे साथ में पटना से मौजूद हैं। कुंदन जी, इस बात को किस तरीके से देखें, 2010 का जो परिणाम हमने देखा था विधानसभा का, 2014 में लोकसभा के परिणाम आए, उसके बाद महत्वपूर्ण एक इंडिकेटर के तरीके से 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव भी हुए थे, उसके बाद आज बिहार कहाँ पे खड़ा है मुद्दों के लिहाज से, अगर बात की जाए राजनीतिक गठजोड़ के लिहाज से? भर में जिसमें लोगों ने लालू राज या जंगल राज जिसको जैसे कहें उसे को ना आने देने के लिए इन्होंने ये एनडीए के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वोट दिया, सीट दिया और ऐसा परिणाम मिला जहां से 3/4 मेजोरिटी मिली एनडीए को। 2014 का लोकसभा चुनाव भी प्रदेश में या देश में इसी तरह से एक आंधी थी, लेकिन नालंदा कॉन्स्टिट्यूंसी एक अपवाद रहा और नीतीश कुमार किसी तरह से उनका कैंडिडेट अपना सीट बचाने में सफल रहे। विधान परिषद का चुनाव भी ये बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिवली कोई पॉइंट आउट नहीं करता है कि ये ट्रेंड किसके फेवर में है। कुल मिलाकर के जो ज़मीनी हकीकत है कि ये कांटे के टक्कर है, इसको पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेक होल्डर हैं, जनता, जो कैंडिडेट्स, ये सभी लोग मानते हैं कि बराबर का टक्कर है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, जो बेसिक कम्युनिटीज़ है, यही सारे लोगों की चाहत रही है और यही इसी पे टेस्ट होगा जो सत्ता में जो लोग आना चाहते हैं। आपने ये वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की थी। वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी और प्रदेशों में देखा गया है कि जो मुख्यमंत्री ज़्यादातर स्थिति में रिप्रेजेंट करते हैं उस क्षेत्र के किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को। नालंदा का दुर्भाग्य ये रहा है कि 2004 के बाद से नीतीश कुमार ने उसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया है। एक मुख्यमंत्री अगर अपने क्षेत्र के किसी भी असेंबली सेगमेंट को रिप्रेजेंट करे तो शायद फंडिंग या डेवलपमेंट या खुद मॉनिटरिंग, ये सब चीज में कुछ अच्छा काम हो सकता था, जो कि बिल्कुल हो सकता था, लेकिन वो संभावनाएं शायद अभी भी बरकरार नजर आती है। हम बात दूसरे जिले की बात करते हैं, नालंदा से आगे निकलते हैं, सहरसा की बात करते हैं। कोसी अंचल का एक जिला सहरसा जो लगभग हर साल बाढ़ के कहर को झेलता है, पर सहरसा की पहचान मंडल मिश्र की जन्मस्थली के तौर पर भी है, जिन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। विरासत से इतर क्या है आज के सहरसा की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। नालंदा से सहरसा थोड़ा सा डिफरेंट। सहरसा को कोसी अंचल के मुख्यालय के रूप में जाना जाता है। कोसी नदी के आसपास इलाके में फैला ये जिला खेती के लिहाज से काफी उपजाऊ है। हालांकि नदी के लगातार कटान के चलते यहाँ के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ती है। बाढ़ इस क्षेत्र की मुख्य समस्या है।
जिसके चलते इस इलाके का समुचित विकास नहीं हो पाया है। हम लोगों को यहाँ से स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरह की बीमारी के इलाज के लिए 20 किलोमीटर पूरब जब ही हम लोग जाएंगे तभी जिला मुख्यालय से हम लोगों की इलाज हो पाएगी। दिक्कत है, उस पार से लाने में नाव पर लाते हैं, बहुत दिक्कत से रोड पर चढ़ाते हैं, रोड से किसी तरह से टेम्पू से गाड़ी से किसी तरह से बाजार ले जाते हैं, बहुत कठिनाई का तरफ बीता करते हैं। बाढ़ की समस्या का असर यहाँ के जनजीवन पर भी दिखाई देता है। जिले की साक्षरता दर 40% से कम है और बड़ी संख्या में यहाँ के लोग रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। लुधियाने में रहते हूँ, करीब 20 साल से रहता हूँ। 20 साल से रहते हैं? बताइए क्या करते हैं लुधियाना में? यही मजदूरी काम करते हैं। यहाँ पर मजदूरी नहीं मिलती? यहाँ सहरसा में नहीं मिलते हैं जी, मजदूरी देते नहीं है, बात ये है। क्या अहम मुद्दे, मूलभूत मुद्दे हैं यहाँ पर जो है सहरसा में? देखिए, यहाँ यह है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, किसान को ठीक ढंग से जो किसान यहाँ का कोई ठीक ढंग से कमा नहीं सकता है। सहरसा कस्बे में जनता की समस्या और मुद्दों को जानने के बाद हम निकल गए मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर महिषी विधानसभा में, उस जगह जहां मशहूर उग्रतारा मंदिर है। वहीं उसी गांव में पास में ही वो जगह है जहां 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ था। सबसे बड़ी वजह है एम्प्लॉयमेंट का ना होना, रोजगार। मनरेगा पूरी तरह यहाँ पर कोलैप्स रहा है। आप एम्बैंकमेंट के अंदर जाएंगे, जो सूरत है उससे अच्छा था एक प्लांट लगाया था। सिंपल बात है, मिनरल वाटर की प्लांट लगाई थी गवर्नमेंट अपने स्तर से। सारी लोगों को यदि वहाँ पर ये आपको 10,000 की नौकरी मिलती है, यहाँ की 6,000 की नौकरी मिल जाए ना, तो वो उससे खासा बेटर है, बहुत बेहतर है जो यहाँ के लोगों के लिए। और मूलभूत सुविधा का अभाव बिल्कुल भी है। स्कूल्स में पैसे खर्च हो रहे हैं, सर्व शिक्षा में पैसे जा रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट पे सफल नहीं, खास करके एम्बैंकमेंट के अंदर की जो स्थिति है। सहरसा में 4 विधानसभा हैं, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी। राजनीतिक रूप से ये इलाका काफी अहम है। सहरसा और मधेपुरा की विधानसभाओं को मिलाकर मधेपुरा लोकसभा बनी है, जिससे पप्पू यादव सांसद हैं और अपनी पार्टी बना चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा में इस इलाके में क्या तस्वीर उभरती है। और जल्दी से आंकड़ों की नज़र से सहरसा की जो ज़मीनी सच्चाई है वो भी तस्वीर हम देख लेते हैं और आखिर क्या कुछ बयां करते हैं। अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सहरसा आज जो बिहार के महासंग्राम की हम बात करें उस लिहाज से कुल आबादी जो है 19 लाख के आसपास है, जिसमें पुरुष 9,97,000 है, महिलाएं 9 लाख के आसपास हैं। ये यहाँ के आबादी के लिहाज से तस्वीर है। इसके अलावा हम अगर बात करें कुछ और आंकड़ों के लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि आखिर किस तरह कुल मतदाता 11,43,000 है, जिनमें से पुरुष लगभग 6 लाख के आसपास है और महिला मतदाता लगभग 5.5 लाख के आसपास है। और बात अगर करें कुल विधानसभा सीटें जो कि 4 हैं, सोन, वर्षा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, ये 4 विधानसभा सीटें हैं सहरसा जिले के अंदर। यहाँ की तस्वीर आखिर किस तरीके थी 2010 के चुनाव के विधानसभा के बाद में, उसको भी आपसे साझा करते हैं। और उस तस्वीर के लिहाज से अगर बात करें तो जेडीयू के पास में 2 सीटें थी, भाजपा के पास में 1 थी और आरजेडी के पास में 1 थी, जबकि जेडीयू भाजपा उस वक्त एक साथ चुनाव मैदान में थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार बढ़त की अगर बात की जाए तो 2 पर जदयू, 1 पर लोजपा और 1 पर राजद अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रही थी। कुल आंकड़ा 4 का रहा था 2014 के लोकसभा चुनाव के आधार पर अगर हम बातचीत करें तो कह सकते हैं कम से कम। और अगर बिहार में हम देखें कि देश का लिंगानुपात जो कि वो किस तरह से 943 तो देश का है, लेकिन बिहार में 918 और 904 महज सहरसा में है। ये वहाँ के ज़िले की जो ज़मीनी सच्चाई है, लिंगानुपात के आधार पर काफ़ी पीछे देश के स्तर से या कहा जाए राज्य के स्तर से पीछे काफ़ी नज़र आ रहा है। और बात की जाए साक्षरता के लिहाज से तो देश का फीसद 73 है, जबकि बिहार 61.8% है। सहरसा उससे भी काफ़ी पीछे 53.20 के आंकड़े पे खड़ा है, यानी देश और बिहार की औसत से काफ़ी पीछे बिहार खड़ा नजर आ रहा है। और बात अगर शिशु मृत्यु दर के लिहाज से की जाए तो 40 प्रति हजार देश का आंकड़ा है, 48 प्रति हजार बिहार का आंकड़ा है, जबकि 55 प्रति हजार देश के जो सहरसा है वहां का आंकड़ा है। ये अपने आप में कुछ चिंता वाली एक तस्वीर है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, हमने देखा है कि कई प्रकार की राजनीतिक करवट बदलती नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में एक बड़ा प्रयोग के तौर पर जेडीयू आरजेडी साथ आए हैं, क्या उनके कार्यकर्ता भी जमीन पे वो दोस्ती को स्वीकार पा रहे हैं या एक असहजता नजर आ रही है? जी बिल्कुल,
बिल्कुल आनंद असहजता जरूर नजर आ रही है और यही बड़ी चुनौती है जेडीयू और आरजेडी के नेतृत्व के लिए कि वो जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मना पाएँ कि वो एक दूसरे के साथ तालमेल कर काम करें। चूँकि हम जानते हैं कि लंबे अरसे तक जेडीयू इस बात की लड़ाई लड़ती रही थी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, और ज़मीनी स्तर पर आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिल रही थी। तो अब जब दोनों साथ हैं बदली हुई परिस्थितियों में, इन दोनों दलों के सामने चुनौती है। और अभी भी अगर आप पटना की सड़कों पर देखें, न केवल चुनाव प्रचार को देखें, एक तरह से जो पोस्टर लगे हुए हैं वो भी अलग अलग है। ऐसे में एक चुनौती है। हम जानते हैं कि 30 तारीख को जो रैली है स्वाभिमान रैली, उसमें ये कोशिश जरूर करेंगे जेडीयू और आरजेडी के नेता की साझा रैली के जरिए एक संकेत दिया जाए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को कि जिससे मेल मिलाप बेहतर तरीके से हो सके। ये देखना होगा। शैलेंद्र एक बहुत छोटा सा जवाब से चाहेंगे कि सहरसा वो जगह पे है जहाँ पे बाढ़ जो है कोसी की वो हर साल लगभग आती है, क्या कोई एक बड़ा विजन नजर आता है इस बड़ी समस्या को दूर करने को लेकर? छोटा जवाब। जी, हम जानते हैं कि नेपाल के जरिए जो पानी आता है वो न केवल सहरसा बल्कि सहरसा, सुपौल और मधेपुरा इस इलाके में ये सबसे बड़ी समस्या रही है। हाँ, हम जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार बनी है, उसने कुछ पहल की है और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा में परिवर्तन रैली से किया और कहा कि लंबे समय से जो केंद्र सरकार रही, 70 मिनट नेपाल जाने में लगता है, लेकिन वो कोई नेपाल नहीं जा सका। तो ऐसे में पहल की गई है कि नेपाल के जरिए बातचीत आगे बढ़ाई जाए जिससे कि इस इलाके में बाढ़ की समस्या से बड़ी समस्या का समाधान निकल सके। हम लोग करेंगे। कुंदन जी हमारे साथ पटना से मौजूद है। शैलेंद्र, हम वक्त की कमी है, आपके पास लौटने की कोशिश करेंगे। करने वाले नीतीश कुमार अब क्षेत्रीय अस्मिता की बात करने लगे। क्या उनको लगता है कि इस प्रकार के मुद्दे से उनकी राजनीति को थोड़ा सा सहारा मिलेगा इस वक्त? सहरसा जिला का जो डायनेमिक्स है वो ट्रेडिशनली तो लालू प्रसाद या ये सोशल जस्टिस के नेताओं को सूट करता है। इस बार पप्पू यादव की भूमिका नीतीश कुमार से ज़्यादा मुझे सहरसा क्षेत्र में पप्पू यादव की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। जब से वो लालू प्रसाद से अलग हुए हैं और अपना पार्टी बनाया है, उनके पास एक यूथ कैडर जैसा इस तरह का सपोर्ट बेस है और समय समय पे वो रैली और किसी तरीके से मास मूवमेंट करके अपना जो स्ट्रेंथ है वो जताते रहते हैं। तो ये सामान्य स्थिति में अगर पप्पू साथ होते तब तो आरजेडी और इनके लिए बहुत आसान होता, लेकिन वो जो वोट परसेंटेज काटने की जो क्षमता है वो हमको लगता है कि आरजेडी और जदयू को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत सर, हमारे पास शेखर साहब भी मौजूद। शेखर जी, आपको लगता है कि ये जो एक बड़ी वजह है कि महागठबंधन के भीतर से ही अभी कुछ गुगाहट आ रही कि साहब बहुत कुछ चीजें सही नहीं चल रही? दूसरी एक बड़ी चीज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा तय करते नजर आ रहे, कम से कम अभी तक के अगर पूरे प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो। देखिए, बार बार जो चीज़ आप अभी हमने नालंदा में देखा, सहरसा में वही बात है। देखिए, विकास का जो मुद्दा है ना, कि हर चुनाव में फिर वही बात आती है कि जात पे कैसा कॉम्बिनेशन है, कि फाइनली उसी हिसाब से चुनाव का परिणाम उस क्षेत्र में डिसाइड होता है। लेकिन बात यह है कि इतने सालों के बाद भी वहाँ इतने जो कैमरा आपको दिख रहा है, अभी रास्ते का हाल देखिए, वहाँ के जो कोसी नदी का जो समस्या है, बल्कि ये बात भी हुई कि भाई नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो फिर उसको लेकर बातचीत भारत और नेपाल के बीच में बहुत बातचीत हुई है। और हम इस बार हमने देखा, पिछले साल ही हमने देखा कि इंडिया के इंजीनियर्स और नेपाल के इंजीनियर्स दोनों मिलकर भी उस समस्या को कैसे दूर करें बातचीत भी की है। एक पहल नजर आ रही कम से कम केंद्र सरकार की। वहाँ पे इतनी समस्या है कि अगर चुनाव के समय केवल जात समीकरण को लेकर फाइनली मैटर डिसाइड हो, वो उस क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है, उन लोगों के लिए ठीक 2014 के चुनाव परिणामों में हमको देखने को मिला। वक्त की हमारे पास पाबंदी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सहयोगी हमारे शैलेंद्र का भी बहुत बहुत साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बिहार का महासंग्राम है उसकी हर वो एक बड़ी खबर जो कि वहाँ की जनता से सरोकार रखती है, चाहे वहाँ की जमीनी सच्चाई को बताती है, आने वाले बिहार के चुनाव के नतीजों तक दूरदर्शन न्यूज़ के माध्यम से लगातार हम बिहार के महासंग्राम में आपको रोज लेके आते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।